नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं भवप्रीता और आइए शुरू करते हैं ये सेगमेंट खबरें खेती की और एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बिहार सरकार अपनी योजनाओं से देगी चीनी मिलों को बढ़ावा, पुनर्जीवित करेगी बंद पड़ी मिलें। दलहन की खेती हल्की सिंचाई और छिड़काव से देगी अच्छा उत्पादन। मौसम नहीं बनेगा बाधा, एरेटर के प्रयोग से पशुपालक कर सकते हैं ठंड में भी मत्स्य पालन को बढ़ावा। किसान भाइयों बहनों, सरकारें अपनी नीतियों और योजनाओं के जरिए लगातार आपकी बेहतरी के लिए काम करती रहती है। हमारे प्रदेश में चीनी मिल को बढ़ावा मिले, इसके लिए बिहार सरकार ने चीनी उत्पादन के लिए नई मिलें खोलने और पुराने बंद पड़ी मिलों को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। इसके लिए नई तकनीक और नवाचार को अपनाकर गन्ने की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस संबंध में ईख आयुक्त श्री अनिल कुमार झा का कहना है कि मुख्य सचिव द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिल मालिकों और किसानों के साथ बातचीत करके उचित निर्णय लिए जाएंगे। चीनी मिल को, नए चीनी मिल और पुराने चीनी मिल के पुनरुद्धार के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि गन्ना आधारित खेती से किसानों की आमदनी बढ़ती है और उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उनको एक अच्छे लाभ का हम सुनिश्चित दे सकते हैं। राज्य सरकार ने जो संकल्प 7 संकल्प जो सरकार के हैं, 7 निश्चय, उसमें से नए चीनी मिलों के स्थापना और पुनरुद्धार का भी एक संकल्प, एक निश्चय शामिल किया गया है। किसान भाइयों बहनों, अभी रबी फसल का मौसम है। अगर आपने रबी फसलों में दलहन की खेती किया है, जिसमें चना, मसूर, राजमा, लोबिया प्रमुख है, तो ये जानकारी आपके लिए है। अगर आपकी फसल अभी पुष्पम अवस्था में है तो हल्की फुल्की सिंचाई अवश्य करें। साथ ही आप जिंक सल्फेट के साथ 2,4-D का छिड़काव करें। इससे आपकी फसल अच्छी बनी रहेगी और उत्पादन में कमी नहीं होगी। पशुपालक भाइयों बहनों, अभी ठंड जोरदार है। इस ठंडी में भी अगर आप मत्स्य पालन करना चाहते हैं तो मौसम बाधा नहीं बनेगा। अच्छी तकनीक से मत्स्य पालन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप अपने तालाब में गहरे जल का प्रबंध करें और समय समय पर ये जल बदलते रहें। इसके बाद अपने तालाब में एरेटर का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे कि तालाब में मछलियों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। ये एरेटर मछलियों को अच्छा वातावरण देगा और बीमारियों से बचाएगा। इस बारे में जानिए मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर भारतेंदु जायसवाल से। अब ठंड का सीज़न आ चुका है और इसमें आपको मछली पालन के दौरान आपको क्या क्या एहतियात बरतना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मत्स्य पालक भाई कि मछली पालन के लिए जो सबसे बढ़िया तापमान होता है वो होता है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कि अपने यहाँ सालों भर नहीं मिलता है। तो आपको करना क्या है कि बहुत से ठंड के हिसाब से तो तापमान को हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पे है। तो हमारा चाहिए क्या कि ठंड टेम्परेचर को तो हम नहीं बदल सकते हैं, टेम्परेचर के लिए हम ज़रूर बदल सकते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि किसान ये करें
कि तापमान के हिसाब से खेती शुरू कर दे और अपना सबसे पहला चीज़ ये करे कि वो अपना खेती का पैटर्न बदले। जो जून जुलाई अगस्त से वो शुरू करते हैं उसको वो 15 फरवरी या 1 मार्च से शुरू करे, पहली चीज़। दूसरा चीज़, अगर ठंड में करना ही पड़ गया तो अपने तालाब की गहराई मतलब पानी के गहराई को थोड़ा सा बढ़ा ले। अगर 5-6 फीट है तो उसको 7-8 फीट कर ले। और बीच बीच में मतलब हो सके अगर संभव हो तो 10 से 20%, 25% तक पानी का बदलाव करते रहे। किसान भाइयों बहनों, किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन में अच्छे प्रभेद का चयन अति आवश्यक है। अभी मौसम ठंड का है और इसमें आप लौकी सब्जी की खेती कर सकते हैं। सब्जी की गुणवत्ता अच्छी हो और उत्पादन अच्छी मिले, इसके लिए आप लौकी के अच्छे प्रभेद का चयन करें। लौकी के अच्छे प्रभेद में शामिल हैं नरेंद्र रश्मि, काशी शिवानी और काशी गंगा। इन प्रभेद की खेती से आप अच्छी उपज ले सकते हैं और बाजारों में इनकी मांग भी अधिक है, तो आपको मुनाफा भी अच्छा होगा। जानिए इस बारे में वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराधा रंजन कुमारी से। किसान भाइयों बहनों, वैज्ञानिक सलाह और आधुनिक तकनीक को मिलाकर यदि आप खेती करें तो फसलों की अच्छी उत्पादन और बड़े मुनाफा से आपको सफलता मिल ही जाएगी। सफलता की इसी कड़ी में है ग्राम बैरिया, जिला पटना के प्रगतिशील किसान संजय कुमार। इन्होंने सरसों की खेती कर लागत मूल्य से अधिक मुनाफा कमाया है। इनका कहना है कि अगर मौसम ने साथ दिया और फसलों में कीट न लगे तो मुनाफा अधिक होता है। 1 कट्ठा जमीन में 20 किलो सरसों की उपज हो जाती है और मुनाफा भी अच्छा मिलता है। किसान भाइयों बहनों, आज के आधुनिक समय में कई शोध और तकनीक हैं जिनकी मदद से खेती बाड़ी करने में आपका समय और श्रम बचता है। इसी का उदाहरण है रोटरी मल्चर नाम का कृषि उपकरण। इसे ट्रैक्टर के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण का इस्तेमाल मुख्यतः भूमि की सफाई, खरपतवार नियंत्रण और अवशेष प्रबंधन के लिए किया जाता है। रोटरी मल्चर की मदद से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाई जाती है, जिससे उत्पादन बेहतर होता है। आइए जानते हैं पटना के अनाज मंडी में गेहूं और चावल के क्या भाव हैं। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 4,600 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, सुपर चावल 9,000 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा सुपर चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। प्रदेश में सुबह घनी से मध्यम धुंध छाई रहने की संभावना है। दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा कम, जबकि रात का तापमान और गिर सकता है। उत्तर बिहार में ठंडी हवा के कारण पाला पड़ने की स्थिति बन सकती है। दक्षिण और मध्य बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। पशुओं को ठंड से बचाकर रखें और खेतों में गेहूं और सब्जियों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई समय पर करें। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से।
नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता ने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हम बात कर रहे हैं कि गेहूं के फसल की जो सिंचाई होती है उसका जो प्रबंधन होता है और उसकी जो सावधानी होती है हमें किस प्रकार से बरतनी चाहिए। और इसी के साथ मैं बता दूं कि आज हमारे इस कार्यक्रम में बेहद ही विशिष्ट अतिथि मौजूद है। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर मुकुल कुमार जी से, जो कि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में जी। तो सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो गेहूं की जो सिंचाई होती है वो किस प्रकार से होती है। नमस्कार किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुख्य खाद्यान्न है चावल के बाद गेहूं का यह स्थान आता है। तो गेहूं का जो स्थान है तो भारत में, पूरे विश्व का भारत में गेहूं का उत्पादन है जो दूसरा है। और जो बिहार का जो स्थान है भारत में, वह स्थान छठा स्थान है। तो अभी जो सीज़न चल रहा है, ऐसे हम लोग 2 सीज़न में खेती करते हैं, खरीफ और रबी में। तो रबी का मुख्य फसल जो है गेहूं का फसल है। किसान भाई, अक्सर जो किसान भाई है गेहूं खेत में लगा चुके हैं, क्योंकि गेहूं लगाने का मेन समय जो होता है 15 नवंबर से 15 दिसंबर। तो मोस्टली किसान भाई लोग अपना खेत में गेहूं लगा चुके होंगे। अब गेहूं लगाने के बाद क्या होता है, जैसे गेहूं में अंकुरण हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है, उसके बाद सिंचाई मेन उसका क्रियाकलाप है, मेन उसका कार्यक्रम है। तो सिंचाई के लिए हम विशेष सावधानी बरतेंगे। ऐसे तो सिंचाई की हम लोग देखते हैं मिट्टी के हिसाब से करते हैं। जैसे जो मिट्टी बलुई मिट्टी है उसमें होता है कि जल रोधन क्षमता जो रहता है उसमें बहुत कम रहता है। और जैसे क्ले मिट्टी होती है, काली मिट्टी रहती है, चिकनी मिट्टी रहती है, तो उसमें जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। तो ऐसे हम जब जर्मिनेशन हो जाता है, पौधे जो है 4-5 पत्तियाँ की हो जाती है गेहूँ, अर्थात 20 से 25 दिन के जब गेहूं के पौधा हो जाता है तो पहला सिंचाई करते हैं। तो पहला सिंचाई 20 से 25 दिन के बीच में अवश्य कर देनी चाहिए। पहला सिंचाई का, चारों सिंचाई में सबसे पहला सिंचाई का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि जैसे ही गेहूं जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, तो उसका जैसे मूलांकुर और परांकुर निकलता है, तो वह जो होता है मेन रूट होता है, वह भोजन नहीं खींचता है। भोजन खींचने के लिए जड़ के लिए अलग अलग अपस्थानिक जड़ चाहिए। तो जैसे ही हम पहली सिंचाई देते हैं तो वह सिंचाई क्राउन रूट इनिशिएशन बोलता है, CRI कहते हैं। मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन का मतलब है कि वो मेन जड़ से अलग अलग अपस्थानिक जड़ निकलती है। तो जितनी हम सही समय पर सिंचाई देंगे तो वह क्राउन रूट इनिशिएशन उतनी ही अधिक होगा, इससे क्या होता है कि पौधों को जो खनिज लवण या जल जो है ज़मीन से खींचने की क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। तो हम किसान भाई को सलाह देते हैं कि 20 से 25 दिन के बीच में अवश्य सिंचाई कर दें, ताकि उसकी जड़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकले, रूट इनिशिएशन ज़्यादा हो, ताकि पौधा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत मजबूत हो। और उस जितनी पौधा मजबूत होगा वह भोजन उतने अधिक खींचेगा और पौधा भी स्वस्थ होगा। जी डॉक्टर मुकुल, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि गेहूं की फसल में जो सिंचाई की जो महत्ता होती है वो किस प्रकार होती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि गेहूं के फसल में टोटल जो होता है सिंचाई 4 से 5 सिंचाई हम लेते हैं, और हर सिंचाई की अलग अलग उसका महत्ता होती है। पहला सिंचाई जो हम 20 से 25 दिन में कर लेते हैं, वह चारों पांचों सिंचाई से सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा इसकी महत्ता रहती है। दूसरी, उसके बाद क्या होता है, फिर जो किसान भाई रहते हैं फर्टिलाइज़र देते हैं, या जो है वीडिसाइड का जो होता है स्प्रे करते हैं। बहुत गेहूं में क्या होता है, बहुत सारा खरपतवार होते हैं, तो उसको खरपतवार नाशी के हम उसका स्प्रे करते हैं। कुछ चौली पत्ती वाली होते हैं, कुछ पतली पत्ती वाली खरपतवार नाशी होते हैं, तो उनका हम विनाश करते हैं। उन वीडिसाइड से हम उनका स्प्रे करते हैं। चौली पत्ती वाली होता है तो उसका अलग हम वीडिसाइड स्प्रे करेंगे। सकरी पत्ती रहती है तो उसका हम अलग स्प्रे कर दें। सकरी पत्ती में होती है जो आइसोप्रोटोन एक होता है वीडिसाइड, उसका स्प्रे करेंगे। और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है तो उसके 2,4-D से हम उसका स्प्रे करें। 1.5 kg जो होता है, 1.5 kg 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट है। और 2,4-D का ही डोज उतने हैं, 1.5 kg से 1 kg 600 ग्राम जो होता है 1 हेक्टेयर गेहूं के खेत के लिए सफिशिएंट है।
तो खेत में सिंचाई करेंगे, उसके 3-4 दिन के बाद हम उसका स्प्रे कर देंगे। जब खेत में गीला रहेगा, खेत में नमी रहेगा, उसका हम स्प्रे कर देंगे। और बाकी फर्टिलाइज़र हम यूरिया का जो डोज देते हैं वो 1/3 जो डोज रहता है वो हम दे देते हैं। तो पहली सिंचाई के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। फिर उसके बाद 20 दिन का पहली सिंचाई जब कर दिए तो दूसरी सिंचाई जो होती है 40 से 45 दिन में सिंचाई करते हैं। जब गेहूं में क्या होता है, गेहूं के में कल्ला आना शुरू होता है, बगल से टिलरिंग आ जाता है। अगर हम एक बीज लगेगा ना, एक बीज से 15-20 कल्ला आ जाता है, तो उसको 40 से 45 दिन में हम सिंचाई करते हैं। दूसरी सिंचाई उसमें समय पर करेंगे तो ज़्यादा कल्ला आएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब ज़्यादा कल्ला आएगा, ज़्यादा ब्रांच होगा, तो उसमें उतने फल लगेंगे, उतने उसमें ग्रेन बनेंगे, उसमें वो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरी से फिर तीसरी सिंचाई करेंगे। तीसरी सिंचाई जब फ्लावरिंग स्टेज के पहले रहता है, जब गांठ बनना शुरू हो जाता है, जो बूटिंग स्टेज आ जाता है, उसमें तीसरी सिंचाई मतलब हर 20 दिन के बाद तीसरी सिंचाई फिर 60 दिन में करेंगे। 60 दिन में तीसरी सिंचाई करेंगे। जब गांठ बनना शुरू हो जाता है गेहूं में, तो अगर करेंगे तीसरी सिंचाई समय पर देंगे, 60वां दिन देंगे, तो गांठ जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, गांठ स्ट्रॉन्ग रहेगा और उसमें बाली जो है, बाली अच्छी आएगी बाली, तो उसको भी सिंचाई करेंगे। उसमें तीसरी सिंचाई करने के बाद फिर हम फर्टिलाइज़र का डोज दे देते हैं। एक डोज सोइंग के समय, बोने के समय दिए थे, दूसरा जो डोज रहता है वह प्रथम सिंचाई में किए, और फिर तीसरा डोज रहता है यूरिया का, वह तीसरी सिंचाई में देंगे। 60 दिन के जब हो जाएगा, जब सिंचाई करेंगे, उसके बाद हम डोज दे देंगे। उसके बाद क्या होता है, पौधे में गांठ बनना शुरू हो जाता है। गांठ बनना शुरू फिर बूटिंग स्टेज में आ जाता है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट 20 दिन पर मतलब 80 से 85 दिन में फिर जब पौधा जो होता है, पौधा में फल आ गया, फल उसमें मिल्किंग स्टेज में आता है, उसमें देखेंगे कि जैसे ही वो निकालेंगे, फल हटाएंगे, तो उसमें जो दाना रहेगा उसमें दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो उस स्टेज मिल्किंग स्टेज, फ्लावरिंग में कभी पानी नहीं देना चाहिए। अगर फ्लावरिंग में पानी देंगे, जब फूल आ जाता है, जब पानी देंगे तो पोलिनेशन नहीं होगा, परागण नहीं होगा। तो परागण नहीं होगा तो मेल फीमेल का तो परागित नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ग्रेन सेटिंग जो होता है, बीज नहीं बन पाएगा। तो फ्लावरिंग पीरियड जो ऐसे ही ओवर हो जाता है, जब हम मिल्किंग स्टेज में आ जाता है, तब हम चौथी सिंचाई करते हैं। चौथी देंगे, उसके बाद होता है अनाज जो होता है, जो बढ़ेगा, दाना जो आएगा वह पुष्ट होता है। फिर लास्ट सिंचाई जो होता है, 5वीं सिंचाई होते हैं, 100 से 105 दिन में करते हैं। उसमें क्या होता है, पौधा जो मैच्योर हो जाता है और उसमें दाना जो होता है, दाना उसके क्या होता है, बहुत पुष्ट हो जाएगा 5वीं सिंचाई देंगे तो। उसके बाद पौधा जो होता है फुल फ्लेज में पौधा तैयार हो जाता है। सिंचाई की पांचों जो गैपिंग है या पांचों जो ड्यूरेशन है, पांचों का अलग अलग महत्व है। डॉक्टर मुकुल जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो वैज्ञानिक जो सलाह है आपकी नज़र में, जो महत्ता जो होनी चाहिए, जो हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आपके क्या टिप्स होंगे? जैसे कि आप किसान भाई परंपरागत रूप से खेती तो करते आ रहे हैं। जैसे खरीफ की फसल होती है, हार्वेस्ट करते हैं, काट लेते हैं, उसके बाद हम गेहूं का फसल लगाते हैं रबी में। तो गेहूं का फसल लगाने में मेन सबसे पहले सावधानी है कि समय पर लगाया करें। जैसे मेन समय 15 नवंबर से 15 दिसंबर है गेहूं के लगाने के। अगर समय पर करेंगे तो क्या होता है, दाना जो है पुष्ट होगा। अगर लेट में करेंगे तो जैसे ही मार्च के बाद क्या होता है, हवा का स्पीड बढ़ जाता है, पछुआ हवा चलने लगता है। पछुआ हवा चलने लगती है, इससे लू जल्दी आ जाता है। तो पछुआ हवा जब चलेगा तो गेहूं का जो दाना होगा श्रिंक कर लेगा, सूखने लगता है, पौधा सूखने लगेगा। वाटर जो यूज एफिशिएंसी जो होता है, वह पौधा से खींचने की क्षमता घट जाती है। तो दाना जैसे हवा चलेगा पछुआ, तो पौधा हिल जाएगा। तो पौधा हिल जाएगा तो वाटर तो एब्जॉर्प्शन अच्छा से नहीं हो पाएगा, तो जो दाना जो भरेगा श्रिंक हो जाएगा, महीन दाना हो जाएगा। तो मेन हम किसान भाई को यह सलाह देना चाहेंगे कि जो गेहूं के जो बुआई करेंगे समय करेंगे, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक कर देना चाहिए। और उसके बाद अगर समय पर करेंगे तो सिंचाई की जो चारों पाँचों जो स्टेज है, जैसे 20 से 25 दिन में पहला स्टेज में करेंगे, दूसरा स्टेज होता है 40 से 45 दिन में करेंगे, फिर तीसरा स्टेज होता है 60 से 65 दिन में करेंगे, फिर चौथा स्टेज होता है 80-85 दिन में करेंगे, पाँचवा स्टेज रहता है जो 100 से 105 दिन में करेंगे। तो सब स्टेज में उतने गैपिंग पर कर देंगे। इससे क्या होता है, पौधा भी स्वस्थ होता है, पौधा में टिलर ज़्यादा आएगा, दाना भी पुष्ट होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो रोग बीमारी आने की आशंका भी कम होती है। अगर पौधा कमज़ोर होगा तो रोग व्याधि भी ज़्यादा आएगा। तो पौधा स्वस्थ रहेगा तो स्वाभाविक बात है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उपज क्षमता ज़्यादा होगा।
तो हम किसान भाइयों को यही सलाह देते हैं कि पौधा को जितनी मैंने बताया कि हर स्टेप का क्या क्या महत्व है, उस सारी स्टेप पर आप सावधानी पूर्वक करें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने अपने अतिथि से इस तरह से जाना और समझा कि गेहूं की फसल की जो सिंचाई एवं जो उसके जो प्रबंधन होते हैं वो किस प्रकार से हैं। उम्मीद है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो कार्यक्रम है हमारे किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण एवं लाभदायक रहा होगा। इसी के साथ आप सबों से मैं आपकी एंकर अर्पिता स्नेह विदा लेती हूँ कि हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है
डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।